हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेना लैब टेक्नीशियन में आपका बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एंटीकोगुलेंट वायल्स एंड देयर यूजेस। एंटीकोगुलेंट, ठीक है, ये जान लेते हैं कि हमें एंटीकोगुलेंट्स की क्यों ज़रूरत होती है, क्यों हमें एंटीकोगुलेंट्स वायल्स में सैंपल को रखना चाहिए, ऐसा क्या हो जाता है ब्लड में। तो पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। व्हेन ब्लड इज़ कलेक्टेड इज़ क्लॉट आफ्टर सम टाइम्स। जब हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं तो कुछ देर बाद क्या हो जाता है, कुछ समय के बाद क्या हो जाता है कि ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक। एंटीकोगुलेंट इज़ एन एजेंट केमिकल सब्सटेंस दैट यूज टू प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट। एंटीकोगुलेंट एक ऐसा एजेंट है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है या ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है, मतलब ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, ठीक है। मैनी हेमेटोलॉजिकल टेस्ट रिक्वायर अनक्लॉटेड ब्लड। बहुत से हेमेटोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं, तो हेमेटोलॉजिकल टेस्ट में हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, अनक्लॉटेड ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए हम एंटीकोगुलेंट वायल्स का यूज़ करते हैं। फॉर वेरियस पर्पस अ नंबर एट डिफरेंट एंटीकोगुलेंट्स आर अवेलेबल, ठीक है। बहुत से डिफरेंट एंटीकोगुलेंट्स अवेलेबल हैं जो कि हम उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये डायग्राम में, जैसे जिसमें आपको प्लाज्मा आ रहा है, जिसमें प्लाज्मा शो हो रहा है, वो जो वायल्स है वो एंटीकोगुलेंट्स में क्या है, प्रेजेंट है। जिसमें एंटीकोगुलेंट्स प्रेजेंट होगा ना बच्चा, वो वायल्स वो प्लाज्मा हमें देगा, ठीक है। और आप देख रहे होंगे ये अनक्लॉटेड ब्लड है, ठीक है। मतलब अगर एंटीकोगुलेंट्स वायल्स में अगर आप ब्लड को कलेक्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, वो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, अनक्लॉटेड ब्लड है, ठीक है। कहने का मतलब है इसमें जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर है, 30 क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और फिर वो हमें प्लाज्मा देगा, ऊपर जो सुपरनेंट है वो क्या होगा, प्लाज्मा दे देगा, और सेडिमेंट जो आरबीसी वो नीचे की ओर बैठ जाएगी, जो आपको दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में जिसमें सीरम आपको दिख रहा है, जिसमें सीरम है, ठीक है, जिसमें एंटीकोगुलेंट एब्सेंट है, जिसमें एंटीकोगुलेंट ही नहीं है। आपने सिंपल सी वायल्स ली है, उसमें एंटीकोगुलेंट्स नहीं है, ठीक है। तो वो हमें क्या दे देगा, उसमें हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे तो वो ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। और जैसे ही ब्लड क्लॉट हो जाएगा एंड देन सेंट्रीफ्यूज मशीन में फिर हम जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे वो हमें सीरम दे देगा, ठीक है। और क्योंकि इसमें क्या आप इतना डिफरेंस बेसिक जान सकते हो कि इसमें जो होता है, जो हमें सीरम प्रोवाइड करेगा वो 30 क्लॉटिंग जो फैक्टर इसमें क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, ठीक है। और जो हमें प्लाज्मा प्रोवाइड करेगा वो उसमें 13 जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो उसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। ये डायग्राम में आपको अच्छे से शो हो रहा होगा, समझ लीजिए अच्छे से, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक ऑफ एंटीकोगुलेंट, ठीक है। अब जान लेते हैं कि एंटीकोगुलेंट के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। इट मोस्ट नॉट चेंज द साइज ऑफ सेल्स। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर हम किसी भी एंटीकोगुलेंट्स वायल्स में ब्लड सैंपल लेते हैं तो ब्लड के जितनी भी मॉर्फोलॉजी, इसकी जो साइज है, शेप है शेल का, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। नॉट कॉज हिमोलाइसिस, मतलब हिमोलाइसिस का मतलब होता है कि ब्लड में जो सेल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन नहीं होते, ठीक है। एंटीकोगुलेंट्स के कारण वो ब्रेक डाउन नहीं होते, जैसे का जैसे ब्लड रहता है वो एंटीकोगुलेंट में भी वैसे ही ब्लड रहेगा, हिमोलाइसिस नहीं होगा, नॉट कॉज हिमोलाइसिस, ओके। कीप ब्लड इन फ्लूइड कंडीशन, जैसे हमें ब्लड की ज़रूरत होती है फ्लूइड कंडीशन में, वो वैसे के वैसे ही रहता है एंटीकोगुलेंट्स वायल्स में, ओके। स्टडी ऑफ कोगुलेशन, हम इसमें कोगुलेशन की भी स्टडी कर सकते हैं, ओके। प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड बैंक, ब्लड बैंक में बच्चा ब्लड को हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं ना, तो उस प्रिजर्व करके रखते हैं, एंटीकोगुलेंट्स का ही इस्तेमाल करके हम ब्लड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट, ठीक है। एंटीकोगुलेंट्स के टाइप्स क्या हैं, सबसे पहले तो नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स होता है और एक होता है आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट, ठीक है। नेचुरल एंटीकोगुलेंट किसे कहा जाता है, हेपेरिन को कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं, तभी तो हमारा जो ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं होता है, ठीक है। पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है तो वो क्लॉट नहीं है, क्यों नहीं है क्लॉट, क्योंकि वो हेपेरिन में मौजूद है, इस वजह से ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा, तो ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स है, ठीक है। आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट जो कि आप लैब में भी और जो आपके आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट आते हैं, जैसे एडीटीए, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम सिट्रेट, प्लेन ट्यूब, एसएसटी जिसको बोलते हैं सीरम सेपरेटिंग ट्यूब, एक एक करके सबके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे और जानेंगे इसके क्या क्या यूजेस है, ठीक है।
तो हेपेरिन, ठीक है, इट इज़ अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा हेपेरिन कैसा एंटीकोगुलेंट है, बहुत ही नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स है। ठीक है, ये दो तरह के आपको हेपेरिन देखने को मिल सकते हैं। एक होता है लाइट ग्रीन, जैसे आपको डायग्राम में शो हो रहा है। ठीक है, एक लाइट ग्रीन होता है और डार्क ग्रीन होता है। लाइट ग्रीन में कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है? जो लाइट ग्रीन होता है उसमें लिथियम हेपेरिन कहा जाता है, और डार्क ग्रीन को सोडियम हेपेरिन। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन क्या है? हेपेरिन प्रिवेंट क्लॉटिंग बाय इनहिबिट थ्रोम्बिन, thus prevent conversion of fibrinogens to fibrin। बेसिकली यही चीज़ है कि जो हेपेरिन है वो हमारे ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। ठीक है, ये क्लॉट होने से बचाता है और ये थ्रोम्बिन होने से इसको रोकता है। ठीक है, कलर कैसा है? कलर इसका ग्रीन होता है। प्रोपोर्शन जो है इसका 0.2 mg/ml ऑफ ब्लड हम इसमें लेते हैं। ठीक है, यूज्ड किसमें किसमें इसको यूज़ कर सकते हैं? सुटेबल फॉर फिनोटाइपिंग फॉर एक्सप्रेशन ऑफ जीन। ठीक है, हमें जीन का अगर एक्सप्रेशन करना है तो उसके लिए हम इसमें इस वाइल्स में क्या करेंगे ना, इस वाइल्स में ब्लड ले लेंगे। टीबी गोल्ड, अगर हमें टीबी गोल्ड का टेस्ट करना है तो हम इसी ट्यूब से, इसी हेपेरिन ट्यूब से करेंगे। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट भी हम इसी से कर सकते हैं। एलई सेल्स प्रिपरेशन करना है तो कर सकते हैं। गैसेस एनालिसिस, इलेक्ट्रोलाइट लेवल, अगर ये सब का हमें टेस्ट करना है तो हम इसी वाइल्स का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब जान लेते हैं डिसएडवांटेज। ठीक है, क्या क्या इसके डिसएडवांटेज है? अब हमने पढ़ा ना हेपेरिन के, तो हेपेरिन के क्या डिसएडवांटेज है? नॉट स्टेबल फॉर ब्लड काउंट। ठीक है, अगर हमें ब्लड काउंट करना है तो ब्लड काउंट के लिए हम इस वाइल से नहीं करेंगे। ठीक है, इस वाइल से नहीं करेंगे। इफेक्ट ओनली 4 to 6 आवर। ठीक है, ये केवल कब तक रहता है? ये कब तक आप इसके अंदर ही आप इसका टेस्ट लगा सकते हो, उसके बाद अगर आप टेस्ट नहीं लगा सकते, मगर 4 से 6 घंटे तक ही इसका आप यूजेस कर सकते हो। इफेक्ट ऑन ब्लड फिल्म, और ब्लड फिल्म पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो इसलिए हम ब्लड फिल्म के लिए भी इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं, इस वाइल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा एंटीकोगुलेंट, एक है EDTA। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर बार मेन एग्जाम में पूछा जाता है बच्चा, तो इसको अच्छे से अगर याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। ओके, EDTA होता है इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ओके, मैकेनिज्म क्या है? EDTA प्रिवेंट कोगुलेशंस बाय बाइंडिंग कैल्शियम। क्या होता है कि जब ब्लड हम इसमें कलेक्ट करते हैं तो कैल्शियम, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या है, कोगुलेंट एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या कर लेते हैं, ये कैल्शियम के साथ बाइंड कर लेता है। उसके द्वारा जब जैसे ही वो कैल्शियम के साथ बाइंड करता है तो वो ब्लड को वो कोगुलेट नहीं होने देता है। ठीक है, ब्लड क्या करता है, वो कोगुलेट नहीं होने देता है, क्योंकि वो कैल्शियम के साथ बाइंड कर लेता है। जैसे ये रिएक्शन है, EDTA बाइंड करता है किसके साथ? कैल्शियम+2 आयंस के साथ बाइंड करता है और एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। EDTA प्लस कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसके कारण ब्लड को वो क्लॉट नहीं कर पाता है और ब्लड क्लॉट नहीं होता है। ठीक है, कलर जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, कलर आपको दिख रहा है, पर्पल होता है, वॉयलेट हो सकता है, लेवेंडर, कहीं कहीं इस कलर का आपको कलर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, टाइप्स है इसके भी, दो तरह के टाइप्स होते हैं। एक होता है डाई सोडियम EDTA, जिसमें सोडियम है। ठीक है, और एक होता है ट्राई और डाई पोटेशियम EDTA। ओके, अब इसमें जान लेते हैं कि हम इसमें कितना ml ब्लड लेंगे। तो 1 से 2 mg/ml ऑफ ब्लड हम इसमें लेते हैं। ठीक है, यूज़ जान लेते हैं इसके। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री में जो आपका आता है HbA1c टेस्ट। ठीक है, हमें टेस्ट करना है, ये ग्लूकोज मतलब ये टेस्ट लगाया जाता है। ठीक है, और PTH पैराथायराइड हार्मोन्स का टेस्ट करते हैं। तो ये EDTA वाइल से में ही हम सैंपल कलेक्ट करने के बाद ये सारे टेस्ट हम लगा सकते हैं, और ये टेस्ट जो आएगा वो आपके बायोकेमिस्ट्री टेस्ट में आएंगे। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन से टेस्ट आते हैं? तो DNA एक्सपेक्शन आता है, RNA एक्सपेक्शन, PCR एक्सपेक्शन और मलेरिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आती है वो आप EDTA से ही टेस्ट लगा सकते हो, EDTA वाइल से आप टेस्ट लगा सकते हो। तो माइक्रोबायोलॉजी में जो टेस्ट आते हैं, पैथोलॉजी में आप TLC या DLC CBC आएगा, और ये TLC या DLC या CBC जो है आपको टेस्ट करना है तो ये EDTA वाइल से टेस्ट लगाओगे। रेटिकुलम काउंट, प्लेटलेट्स काउंट, ठीक है, ESR, ये सारे के सारे EDTA वाइल से ही टेस्ट लगेंगे। ब्लड बैंक का क्रॉस मैच अगर हमें करना हो तो क्रॉस मैच में भी हम क्या कहते हैं, EDTA वाइल से ही ब्लड लेके क्रॉस मैच करवाएंगे।
ठीक है ना। ओके, डिसएडवांटेज क्या है इसके? एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ईडीटी कॉज ऑफ आरबीसी श्रिंकेज। ठीक है, देखो ईडीटी में एक मिनिमम मात्रा में ईडीटी होना चाहिए वाल्स में। ठीक है, अगर उसका जो कंसंट्रेशन है ईडीटी का वो बहुत ज़्यादा है तो फिर हमारे जो ब्लड के जो आरबीसी है वो श्रिंकेज कर देगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारे ब्लड की जो आरबीसी है वो श्रिंक हो जाएगी, मतलब सिकुड़ जाएगी। ठीक है, तो सही सी बात है, जब वो पहले ही बेकार हो गया है ब्लड हमारा, तो जो भी हम टेस्ट लगाएंगे बच्चा तो वो टेस्ट भी अच्छे से रिजल्ट नहीं देगा फिर। ठीक है, तो बहुत ही मिनिमम में हमें ईडीटी का कंसंट्रेशन मात्रा में यूज़ करना चाहिए। देखिए ईडीटी हम प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो अपने चैनल में डालूंगी ज़रूर कि ये सर जो वायर्स को कैसे प्रिपरेशन किया जाता है। ठीक है, अभी बेसिकली जो आप लैब में आपको मिल जाता है तो आप इसका यूज़ कर लेते हो। ठीक है, तो बस यही डिसएडवांटेज है कि अगर एक्सेस हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे डीटीए के कंसंट्रेशन को तो उसके कारण से आरबीसी श्रिंकेज हो जाएगी। नॉट सुटेबल फॉर कोगुलेशन स्टडीज़। अब इसमें क्या है, हम कोगुलेशन स्टडीज़ के लिए ये सुटेबल नहीं है। ठीक है, हम इसमें कोगुलेशन की स्टडीज़ नहीं कर सकते हैं। सोडियम सिट्रेट। ठीक है, तो सोडियम सिट्रेट क्या है, मैकेनिज्म है, सोडियम सिट्रेट कन्वर्ट कैल्शियम प्लस टू आयन इनटू अनआयनाइज्ड फॉर्म। ठीक है, ट्राई सोडियम सिट्रेट कैल्शियम प्लस टू आयंस इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और वो इनहिबिट कोगुलेशन, और वो कोगुलेशन होने से क्या करेगा, उसको रोकेगा, इनहिबिट करेगा। ठीक है, कलर है इसके लाइट ब्लू और ब्लैक, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है लाइट ब्लू और ब्लैक। टाइप्स हैं जैसे मैंने बताया, टाइप्स है ट्राई सोडियम सिट्रेट। जो ट्राई सोडियम सिट्रेट होता है वो आपका स्काई ब्लू होता है, और जो डाई सोडियम सिट्रेट होता है वो आपका ब्लैक होता है। ठीक है, और इसमें हम कितने रेशियो में लेंगे प्रोपोर्शन, तो 1:9 रेशियो में लेंगे, तो 1 पार्ट ऑफ हमारा एंटीकोगुलेंट होगा और 9 पार्ट ऑफ ब्लड इज यूज्ड करेंगे। ठीक है, स्काई ब्लू मतलब ट्राइसोडियम सिट्रेट में यूज़, इसका यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे हम, तो यूज़ फॉर एनालिसिस ऑफ पीटी। ठीक है, पीटी के लिए इसको एनालिसिस करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, मतलब प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट अगर हमें लगाना होगा तो हम ये ब्लू वाइल्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, एपीटीटी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ठीक है, और कंसंट्रेशन कितना लेंगे इसका, तो इसका कंसंट्रेशन जो रहेगा वो 3.2% है। ठीक है, ये बच्चा ये परसेंट है, यहाँ पर ये रफ हो गया है गलती से, तो इसलिए परसेंटेज है, आप मेंशन कर लीजिएगा इसको। ठीक, फिर आ जाते हैं डाई सोडियम सिट्रेट। जैसे मैंने बताया इसका कलर जो होता है वो ब्लैक होगा, इसका जो प्रोपोर्शन होगा 1:4 होगा, मतलब 1 पार्ट ऑफ एंटीकोगुलेंट और 4 पार्ट ऑफ ब्लड इज यूज्ड। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो ना कि 1 पार्ट का क्या होगा, एंटीकोगुलेंट होगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा क्या होगा, इसका ब्लड हो जाएगा, ब्लड यूज़ करेंगे हम इसमें, और इसका इस्तेमाल हम ASR या तो वेस्टर्गन मैथड के लिए यूज़ करते हैं, और कंसंट्रेशन इसका रहेगा 3.8%। ये इतने ही कंसंट्रेशन में होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा हो गया तो हम जो इसमें ब्लड कलेक्ट करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ओके, अब आ जाते हैं सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, सोडियम फ्लोराइड क्या होता है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं इसी को हम बोलते हैं सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन प्रिवेंट क्लॉट बाय ट्रीटिंग एजेंट सिक्रेशंस कॉम्प्लेक्स ऑफ Ca+2 आयंस। ठीक है, सही सी बात है, इसमें भी सोडियम फ्लोराइड होता है जिसके कारण से वो ब्लड को क्या करता है, क्लॉट नहीं होने देता है, क्योंकि वो क्लॉट होने से इसको बचाता है, ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इनहिबिट ग्लाइकोलिटिक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। ब्लड में जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्लाइकोलिटिक एंजाइम। ठीक है, तो ग्लाइकोलिटिक एंजाइम को वो रोकता है कि ब्लड में जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ना हो। ठीक है ना, तो इसलिए इस वाइल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। कलर है इसका ग्रे कलर है, प्रोपोर्शन 2 mg/ml ऑफ ब्लड यूज़ करेंगे। मिक्सचर किसका है, सोडियम फ्लोराइड प्लस पोटेशियम ऑक्सलेट। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर होता है। यूज़ फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड शुगर, ब्लड शुगर के लिए डिटर्मिनेशन करने के लिए इस वायरस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस हैं, इनहिबिटेट्स वेरियस प्लाज्मा एंजाइम एक्टिविटी, जितने भी हमारे प्लाज्मा एंजाइम के एक्टिविटीज़ है उसको रोकने का ये काम कर देता है, इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, अब है SST सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। ठीक है, ये एक वायल्स है, ये एक एंटीकोगुलेंस वायल्स है। नो एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन दिस ट्यूब, मतलब इस ट्यूब में कोई भी एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं है।
ठीक है, ये नहीं है बच्चा, इसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट्स प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें एजेंट होते हैं, कौन कौन से, सिलिका पार्टिकल्स होते हैं। दिस सिलिका पार्टिकल्स वर्क टू एक्टिवेट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, इसमें सिलिका पार्टिकल्स होते हैं जो कि ब्लड को क्लॉटिंग होने से एक्टिवेट करते हैं, ये इसका वर्क होता है, ये इसमें काम करता है। ठीक है, सीरम सेपरेटर इंटरपॉलीमर जेल, इसके अंदर क्या होता है, एक इंटरपॉलीमर जेल होता है। ठीक है, और विच सेपरेट्स ब्लड सेल्स एंड सीरम। बच्चा यहाँ पर सीरम भी होगा, मेंशन कर लेना बेटा, विच सेपरेट्स ब्लड सेल्स एंड सीरम, सीरम लिख लीजिएगा। ठीक है, सीरम और ब्लड के सेल्स को क्या करता है, वो सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। कौन, इसके अंदर सीरम एक पॉलीमर जेल होता है। ठीक है, पॉलीमर जेल ही होता है, वो भी क्या करता है, वही सीरम और ब्लड सेल्स को सेपरेट करता है। ठीक है ना, कलर होता है इसका येलो कलर है, जैसे आप देख रहे हो ट्यूब में। ठीक, यूज़ केमिस्ट्री इम्यूनोलॉजी टेस्ट करने के लिए, CPR सी रिएक्टेड प्रोटीन का अगर टेस्ट करना हो तो इसी वाइल से करेंगे। LFT यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट का अगर टेस्ट करना हो तो हम इसी इस्तेमाल वाइल्स का यूज़ करेंगे। अब आ जाते हैं प्लेन ट्यूब। ठीक है, प्लेन ट्यूब का मतलब, कहने का मतलब है नो एंटीकोगुलेंट, इसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट्स प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई, ये प्लेन है, इसमें कोई एंटीकोगुलेंट्स प्रेजेंट नहीं है। तो बच्चा जब हम इसमें ब्लड कलेक्ट करेंगे ना, ब्लड को कलेक्ट करेंगे तो ये आराम से क्लॉट हो जाएगा ब्लड इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, यूज़ फॉर बायोकेमिस्ट्री टेस्ट, जितने भी बायोकेमिस्ट्री टेस्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ब्लड बैंक में, और इम्यूनोलॉजी टेस्ट के लिए। ठीक है, सीरोलॉजी में आपका LFT आएगा, KFT प्रोफाइल टेस्ट और थायराइड प्रोफाइल, ये सारे टेस्ट अगर हमें करना होगा तो हम इसी प्लेन ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, 10 या 15 मिनट्स रिक्वायर्ड टू अलाउ टू क्लॉट बिफोर सेंट्रिफिकेशन। ये चीज़ याद रखना बच्चा कि अगर आप प्लेन वाइल्स में ब्लड को क्लड कर रहे हैं तो आप तुरंत उसको सेंट्रीफ्यूज नहीं करोगे, आप इसमें वेट करोगे 10 से 15 मिनट्स। ठीक है, उसको आप थोड़ा सा वेट करोगे, इतने मिनट्स आप वेट करने के बाद ही फिर आप उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में क्यों वेट करना है, क्यों करना है, इसीलिए करना है क्योंकि 10 और 15 मिनट्स में क्या होगा, ब्लड को क्लॉट कर देगा। ठीक है, जैसे ब्लड क्लॉट हो जाएगा एंड देन उसके बाद ही आपको सेंट्रीफ्यूज करना है। विडाल टेस्ट, डेंगू टेस्ट, प्रोलैक्टिन टेस्ट और विटामिन D टेस्ट करने के लिए हम इस प्लेन ट्यूब्स का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा बच्चा। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी। एंड अगर आप इस चैनल्स में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड ये कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।